अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अब जो लोग इंतज़ार में हैं कि जी कब असम्बली का इजलास बुलाया जाता है और किस तरीके से वज़ीर आज़म का चुनाव होगा और किस तरीके से हुकूमत बनेगी, इस तरफ भी लोग बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि किन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ शुरू हो गया है और कौन वज़ीर आज़म आ रहा है या कौन, क्योंकि कोई सियासी जमात अभी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंपल मेजॉरिटी पहले 342 के ऐवान में 172 सिंपल मेजॉरिटी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि 342 को आप 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 171 जो है वो एक लिहाज से इक्वल होता है, डिवाइड होता है, और 172 जो लेगा वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेगा। अब सीट जो है वो 336 है, तो 336 में जो मेजॉरिटी है वो 169 की है, यानी जो 169 ले लेगा वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा। और याद रखिए ये 336 की ऐवान है। अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ है वो 266 की सीट पे हुआ है, तो 266 की सीट पे जो मेजॉरिटी बनती है वो शायद 133 समथिंग, यानी 266 को आप तोड़ दें 2 से, तो आपका तकरीबन जो है वो 133 के करीब जो है वो मेजॉरिटी बनती है। और टोटल जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा वो 169 लेना होगा। उसमें रिज़र्व सीट भी आ जाती हैं, अक़लियतों की और वुमेन की रिज़र्व सीट होती हैं। अब देखना ये है कि सदर साहब कब असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। देखिए इसमें आइन क्लियर है, आइन का आर्टिकल 91 का 2 जो है वो कहता है कि सदर साहब इलेक्शन होने के 21 दिन में जो है वो इजलास बुला सकते हैं, यानी उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसके अंदर यानी 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला सकते हैं। और इजलास बुलाने के बाद आइन का आर्टिकल 226 के तहत वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, यानी ओपन बैलेट से, यानी बाइफर्केशन होती है जो और ओपन होता है। इसमें आपके कोई खुफिया बैलेटिंग नहीं होती है, हाथ उठाकर शो किया जाता है कि कंसर्न दिया जाता है कि आप किसके तरफ हैं। तो जो एक तरफ आपके किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले दूसरी तरफ आते हैं, फिर काउंटिंग हो जाती है। और 169 अगर इन दोनों में से किसी ने हासिल कर लिया इस ऐवान में तो वो वज़ीर आज़म का अहल होता है, कायदे ऐवान का अहल होता है। लेकिन अगर दोनों कैंडिडेट 169 हासिल नहीं कर सके तो पहला पोल फारिग हो जाता है, दूसरा पोल फिर शुरू होता है। दूसरे पोल में ये होता है कि जो मेजॉरिटी ले ले, फ़र्ज़ कीजिए कोई 169 तो नहीं ले सका, लेकिन अगर वो 160 ले लेता है और कोई दूसरा 159 लेता है तो फिर 160 वाला वज़ीर आज़म हो जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी दूसरे पोल में इक्वल हो जाए बैलेट, यानी दोनों 160 अगर लेते हैं तो फिर तीसरा पोल होता है, और उस वक्त तक होता है जब तक कि इसका फ़ैसला ना हो जाए। और इक्वल होने की सूरत में ये भी कहा जाता है कि जी स्पीकर जो है फिर वो वोट करता है, और वो वोट ज़ाहिर है जिसके पलड़े में जाएगा वो वज़ीर आज़म बन जाता है। ये इसका एक प्रोसीजर तरीक़ेकार है वज़ीर आज़म बनने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त एक आज़ाद बड़ा एरिया आया हुआ है। और एक और चीज़ भी आप बता दूं कि अगर पार्लियामेंट में कोई आइनी बहरान आ गया और कायदे ऐवान नहीं इलेक्ट हुआ तो फिर सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 58(2) के तहत असम्बली को डिज़ोल्व कर दे और नए इलेक्शंस की तरफ फिर पाकिस्तान की सियासी जमातें जाएंगी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आज़ाद अरकान, जैसे कि अभी आज़ाद अरकान सबसे ज़्यादा है, तो वो किस तरीके से वो वज़ारत उज़्मा का लड़ सकते हैं। तो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो आज़ाद अरकान का एक ग्रुप बना लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए PTI इस वक्त जीती हुई है तो इंसाफियन ग्रुप बन जाए, या कोई जमहूरियत पसंद ग्रुप बन जाए, कोई पाकिस्तान ग्रुप बन जाए। तो ये ग्रुप जो है इसकी ये फिर इलेक्शन लड़ती है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। और तरीक़ेकार वही होता है कि जी जो मैंने आइन का आर्टिकल 91 का 2 और 91 का 4 आपको पूरा डिस्क्राइब किया, और आर्टिकल 226 भी बताया कि वज़ीर आज़म का ओपन बैलेट पे इंतखाब होता है। चुनांचे ये कहना है कि क्या आज़ाद का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, आज़ाद का वज़ीर आज़म बन सकता है। दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितनी भी
اس وقت آزاد امیدوار ہیں ان کو الیکشن کمیشن جب جیتنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے مختلف لوگوں کا جو بھی جیتے ہیں، تو جب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن کے اندر ان جماعتوں کو جو آزاد ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ آزاد ہی رہیں گے۔ اور آزاد رہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ ریزرو سیٹ میں شامل نہیں ہو سکتے، سینٹ کیس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، قانونی طور پر تو ہے، تو آزاد اراکین پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو مسلسل جانبداری دکھا رہی ہے، اگر وہ یہاں پہ جانبداری دکھاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ نہیں کرنے دے گی، تو پھر ان کے لیے کہ کسی بھی چھوٹی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائے۔ اب چھوٹی سیاسی جماعت مثلا میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے پی ایم ایل مسلم لیگ ضیاء جو ایک جماعت ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا سمبل بھی ہے، اس جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد ووٹنگ کا حصہ بن جائیں، اور پھر ان کے ذریعے ریزرو سیٹ وغیرہ سب کی فیسلٹیز ان کو مل جائے گی۔ اب ایک اور بات جو میں آپ کی آگاہی کے لیے دے دوں کہ کیا یہ پورا کا پورا ایک آدمی کنٹرول کرے گا جو ضیاء پاکستان مسلم لیگ ضیاء ہے ان تمام کینڈیڈیٹ کو؟ تو پارلیمنٹ میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا ہوگا پنجاب کے، اسی طرح کی پنجاب کی صورتحال ہو گئی تھی الیکشن کی، تو وہاں چوئی شجاعت صاحب کا فیصلہ نہیں مانا گیا بلکہ پارلیمان میں جو پارلیمانی لیڈر تھا اس کا فیصلہ۔ تو چنانچہ پارلیمان میں پی ٹی آئی کا ہی پارلیمانی لیڈر ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ان کی پوری انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو ضیاء میں چلی گئی ہے۔ ایک لحاظ سے ان ضیاء کو بھی فائدہ ہے کہ ان کا نام ہر جگہ چلے گا، لیکن پارلیمان کا اختیار اس کا ہوگا جو پارلیمانی لیڈر ہوگا۔ تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب جوڑ توڑ جاری ہے، دیکھیے صدر صاحب جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جب مکمل ہو جائے گا 260 آپ کے 5 سیٹ پہ شاید ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آنے ہیں، اعلان ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں اجلاس 8 فروری کو ہو چکا ہے، اس کے 21 دن کے اندر بلائیں گے اور پھر یہ پروسیجر سارا ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔